मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशंस और ईरान का इजराइल पर हमला करने के बाद कई लोग इस मसले को एक फुल फ्लेज वार की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़े तबके का यह भी मानना है कि अगर ये जंग शुरू हुई तो फिर मामला वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाते देर नहीं करेगा। पर क्या वाकई ऐसा होने वाला है? 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर इस साल का दूसरा डायरेक्ट हमला करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पहला हमला अप्रैल 2024 में किया गया था, जिसमें ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब की बार ये हमला सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। ये हमला इतना कैलकुलेटेड था कि एक भी मिसाइल आबादी वाले एरिया में नहीं गिरा। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री बेसिस को टारगेट करके एक तरह से अपना मैसेज इजराइल तक पहुंचाया है। इजराइल को दूसरा शौक तब लगा जब आयरन लोब भी काफी सारे मिसाइल को हवा में फाड़ने में नाकाम रहा। इनमें से कुछ मिसाइल ने इजराइल एयरबेस को हिट किया, जहां पर अमूमन इजराइल के F-35 खड़े होते हैं। सैटेलाइट इमेज ने भी कन्फर्म किया है कि एक ईरानियन मिसाइल ठीक हैंगर के ऊपर जाकर गिरा। अब दुनिया की नजरें इजराइल की तरफ है। सब यही जानना चाहते हैं, क्या वाकई इजराइल पलटकर वार करेगा या नहीं। अगर इजराइल और ईरान की फुल फ्लैज जंग शुरू होती है तो वो कौन से मूवमेंट होंगे जो इस जंग को वर्ल्ड वॉर 3 में आसानी से बदल सकते हैं। और सबसे अहम सवाल, अगर ये जंग होती है तो काफी वेस्टर्न कंट्रीज तो इजराइल के साथ खड़ी होंगी, लेकिन ईरान के पास किस किस का सहारा होगा। रिजवान खान चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। आज मिडिल ईस्ट एक बार फिर से गहरी और नुकसानदार जंग के दहाने पर खड़ा है, जहां दो पावर्स आमने सामने आ चुकी हैं। ये पूरे रीजन के लिए अब तक का खतरनाक तरीन लम्हा माना जा रहा है। दोनों पावर जो पिछले 45 सालों से इनडायरेक्टली लड़ती आई हैं, अब फेस टू फेस आ चुकी हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने पर जवाब दिया है कि हिसाब तो जरूर देना होगा। इजरायली मिलिट्री ने भी कहा है ईरान को पलटकर जवाब तो जरूर दिया जाएगा। हमला कब, कहां और किस लेवल का होगा, ये फैसला अब इजरायली गवर्नमेंट करेगी। पिछली बार जब अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर पहला डायरेक्ट हमला किया था तो उस वक्त अमेरिका ने इजराइल को खामोश रहने का मशवरा दिया था, लेकिन इस बार वो खामोश नहीं है जैसे पिछली बार था। इस बार इजराइल का आयरन डोम काफी हद तक फेल होता दिखाई दिया, लेकिन आखिर करोड़ों डॉलर खर्च करने के बावजूद भी ऐसा हो कैसे गया। इजराइल का आयरन डोम एक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और आर्टिलरी शेल्स को इंटरसेप्ट और क्रूज ट्राई करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव और एक्यूरेट होना चाहता है। आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है। ये सिस्टम लॉन्च होने वाले रॉकेट्स और मिसाइल में से बहुत हाई परसेंटेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आयरन डोम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि कौन से रॉकेट्स पॉपुलेटेड एरियाज और इंपोर्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ उन्हीं रॉकेट्स को टारगेट किया जाता है ताकि रिसोर्सेज सेव किए जा सके। लेकिन फिलहाल इस आयरन डोम की कमजोरी ये है कि ये एक साथ 80 मिसाइल को ही रोक सकता है, और तभी ईरान ने कैलकुलेट करने के बाद आयरन डोम की कैपेबिलिटी 2 टाइम्स ज्यादा मिसाइल लॉन्च की है। इजराइल की हिस्ट्री में देखा जाए तो कोई भी एक ऐसा इवेंट नहीं मिलता जिस पर उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमले का जवाब न दिया हो। इसीलिए ऐसा लगता है कि इस बार भी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। इवन अप्रैल के अटैक्स के जवाब में भी इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इस्फहान की एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया था, लेकिन वो ईरान के 170 ड्रोन्स और 30 क्रूज मोबाइल के जवाब में इतना छोटा था कि मीडिया पर इतना ज्यादा हाईलाइटेड नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई दिनों तक पता ही नहीं था कि ये हमला इजराइल ने किया है या किसी और ने। करंट सिनेरियो में इजरायली पैनल्स ये बहस कर रहे होंगे कि ईरान पर कब और कहां नहीं बल्कि कितना सख्त वार करना है। देखा जाए तो इजराइल के पास 3 टारगेट्स मौजूद हैं। पहला है कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक, जिसमें ईरान की उन साइट्स को टारगेट किया जा सकता है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च हुए थे। वो लॉन्च पैड्स भी हो सकते हैं और कमांड्स एंड कंट्रोल सेंटर। ये भी मुमकिन है कि इजराइल पर हमला प्लान करने वाले किसी हाई ऑफिशियल को भी मरवा दिया जाए। दूसरा टारगेट है इकोनॉमी, वो टारगेट जिनसे ईरान की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हो। इन टारगेट्स में ईरान की ऑयल फील्ड भी हो सकती है, मेट्रोकेमिकल या पावर प्लांट्स भी, या फिर शिपिंग पोर्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है ये इजराइल के लिए इतना अच्छा टारगेट नहीं है, क्योंकि इससे ईरान की सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान होगा। क्योंकि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल की सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया था, शायद इजराइल भी सिविलियन आबादी पर हमला न करे। और आखिर में है तीसरा और सबसे खतरनाक
खतरनाक टारगेट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यही वो प्रोग्राम है जिसकी वजह से अमेरिका में पिछले कई सालों से ईरान पर सैंक्शन लगा रही है। ऑफिशियली अभी तक ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन इस पर तेजी से काम जरूर चल रहा है। नेचुरली यूरेनियम में एक खास आइसोटोप जिसे न्यूक्लियर बम बढ़ता है, उसकी क्वांटिटी सिर्फ 0.7% होती है। इस आइसोटोप को U-235 कहते हैं। 0.7% न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काफी नहीं होता है। इसके लिए जरूरी है कि U-35 की क्वांटिटी कम से कम 20% हो। यह क्वांटिटी बढ़ाने के प्रोसेस को यूरेनियम इनरिचमेंट कहा जाता है। अमेरिका, इजराइल और कई मुल्कों का मानना है कि ईरान अपनी सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूरेनियम को इनरिच कर रहा है और वो अपने मकसद को पूरा करने में काफी करीब भी है, जिसके बाद वो एक न्यूक्लियर बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। उनका मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो फिर वो दुनिया से अपनी मर्जी के फैसले भी करवाएगा। इजराइल इन न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी टारगेट कर सकता है, जहां ईरान कई सालों से यूरेनियम की एनरिचमेंट पर काम कर रहा है। ईरान के शहर लतन्स में उनका सबसे बड़ा इनरिचमेंट प्लांट है। ये फैसिलिटी पहले कई बार सैंक्शन और इंस्पेक्शन का शिकार रही है। दूसरी फैसिलिटी जो सबसे ज्यादा खतरनाक मालूम होती है वो यहाँ फोटो विलेज के करीब पहाड़ों के अंदर खुदाई करके बनाई गई है, जिसका मेन मकसद फैसिलिटी को एयर स्ट्राइक से बचाना है। लेकिन इन दोनों के अलावा ईरान में और भी कई न्यूक्लियर साइट्स हैं जो इसराइल के निशाने पर हो सकती हैं। ईरान पर हमला करना शायद इसराइल के लिए इतना बड़ा मसला ना हो, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो के वो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ईरान का कहना है कि इसराइल पर हमला करके उन्होंने बेरूत में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह और तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हानिये की मौत का बदला ले लिया है, यानी अब हिसाब बराबर हो चुका है। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ये जो हमला हमने किया है ये हमारी सलाहियत की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। अगर इसराइल की साइंस रजीम ने हमें जवाब देने की कोशिश की तो फिर ईरान अनकन्वेंशनल तरीके पर उतर आएगा। देखा जाए तो ईरान की मिलिट्री और एयरफोर्स दोनों इसराइल से काफी कमजोर हैं, पर उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी इस काबिल नहीं है कि इसराइल के मिसाइल्स को रोक सके। लेकिन ये सब इस वजह से है क्योंकि ईरान कई सालों से इंटरनेशनल सैंक्शंस फेस कर रहा है। आसान अल्फाज में समझा जाए तो इंटरनेशनल सैंक्शंस किसी भी मुल्क को पनिश करने के लिए लगाई जाती हैं। ईरान के पास पूरी दुनिया का ऑयल रिजर्व का ऑलमोस्ट 10% हिस्सा है, जो इसको 4th पोजीशन पर खड़ा करता है। लेकिन सेक्शन लगने की वजह से ये अपना ऑयल सिर्फ लिमिटेड कंट्री को ही बेच सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन स्विस सिस्टम के जरिए ही होती है और इस सिस्टम में से भी ईरान को निकाला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पैसे भेजना बहुत मुश्किल है। इन तमाम रिस्ट्रिक्शन की वजह से ईरान की आर्मी इस काबिल नहीं है कि इसराइल का हमला कर सके, और ना ही ईरान की इंटेलिजेंस की मोइज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसराइल में कोई टारगेटेड ऑपरेशन प्लान कर सके, जैसे इसराइल की मिसाल में लेबनान में पेजर अटैक किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान बिल्कुल खोखला है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल की अनगिनत क्वांटिटी मौजूद है। यानी अगर इसराइल ने हमला किया तो ईरान के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन मौजूद हैं। एक हैं प्रॉक्सीज, यानी लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुतीज, जो ऑलरेडी इसराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, जो हो सकता है इस बार इसराइल की लोकल पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए लॉन्च करे। और तीसरा ऑप्शन ऐसा है जो अगर ईरान में इस्तेमाल किया तो ना सिर्फ इसराइल बल्कि दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज अफेक्ट हो सकती हैं, और यही ऑप्शन इसराइल और अमेरिका के लिए खतरा बना हुआ है। जी हाँ, ईरान पहले ही कह चुका है अगर इसराइल ने हम पर हमला किया तो फिर हम उन कंट्रीज को भी नुकसान पहुंचाएंगे जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि ईरान की IRGC नेवी जो पर्शियन गल्फ में अपना होल्ड में बैठी है, बेशक उनके पास छोटी सही लेकिन मिसाइल अटैक करने वाली शिप्स का बहुत बड़ा ग्रुप है। ये शिप्स डायरेक्टली अमेरिका के सपोर्टर्स बहरीन या सऊदी अरब पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिका ने इस खतरे को नजर में रखते हुए पहले से ही बहरीन में अपनी नेवी की फ्लीट वारशिप रखी हुई है। लेकिन ईरान की शिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर आसानी से माइंस डिप्लॉय कर सकती है, और यही खतरा इसराइल और अमेरिका को खाया जा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने से पूरा पर्शियन गल्फ ब्लॉक हो जाएगा, जहां से दुनिया की 20% और सताई करती है। अगर ऐसा हो गया तो ईरान के साथ जंग शुरू करने का नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। ईरान के साथ जंग शुरू करने का एक और खतरा भी है। मान लें
कि अगर इजराइल, अमेरिका और उसके अलाइज ने चारों तरफ पर ईरान पर हमला कर दिया तो उसकी रिटेलिएट करने की सारी पॉसिबिलिटी को रद्द कर दिया तो फिर शुरू होगी कुल्लम कुल्ला जंग। फिर ये जंग आम जंगों से काफी बड़े पैमाने पर होगी। अब इसमें रशिया को भी कूदना पड़ेगा और चाइना को भी, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज ईरान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। रशिया की बात की जाए तो सीरिया में ईरान और रशिया दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हो सकता है अमेरिका के खिलाफ डायरेक्टली रशिया जंग ना लड़े, लेकिन ये ईरान को वेपन्स फ्रेम कर सकता है। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिकल लेवल के भी ईरान को सपोर्ट करेगा। इसी तरह चाइना भी ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन डायरेक्टली मिलिट्री सपोर्ट चाइना भी नहीं देगा। हाँ, ये जरूर है, चाइना ईरान को सपोर्ट करने के लिए उससे ऑयल खरीद सकता है, यूनाइटेड नेशन में ईरान को सपोर्ट कर सकता है और यूएसए पर प्रेशर भी डाल सकता है। नॉर्थ कोरिया भी ईरान का इनडायरेक्ट अलाई है जो छुपकर ईरान को वेपन्स में सपोर्ट कर सकता है। तो अब हमारा मेन सवाल, क्या इस कंडीशन में वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने के चांसेस है या नहीं? वर्ल्ड वॉर ऐसी जंग को कहते हैं जिसमें दुनिया की बड़ी पावर्स जैसा कि यूएसए, रशिया, यूरोप और चाइना आपस में लड़ पड़े अपने अपने अलायंस समेत। लेकिन ईरान पर हमला करने की सूरत में ऐसा होना काफी मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी कई ऐसे केसेस देखे गए जिसमें एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को सिर्फ सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी वो वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए। आज जून 29 की असैसिनेशन के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया। इस जंग में जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट किया तो रशिया ने सर्बिया को। ऐसा करते कि फ्रांस और ब्रिटेन भी इस जंग में शामिल हो गए, क्योंकि वो उस वक्त रशिया के अलायंस थे। इस तरह अलायंसेस के थ्रू वार का स्कोप बढ़ता चला गया और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। ऐसी ही एग्जांपल हमें वर्ल्ड वॉर 2 में भी मिलती है। जब जर्मनी ने यूरोप के मुल्कों पर हमले किए तो इटली ने उसकी मदद की। इस सपोर्ट की वजह से अलाइंड पावर जैसा कि ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए ने इटली को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। बेशक उस वक्त तक इटली ने खुद कोई हमला नहीं किया था। जंग की सिचुएशन में कोई नहीं देखता कि अगले ने हमले की शुरुआत की है या नहीं। जैसे अभी इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका दूर दूर से ही इसराइल की मदद कर रहा है, इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 में भी पहले अमेरिका खुद को जंग से कर अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाह रहा था, लेकिन फिर एक वाकया हुआ जिसकी वजह से अमेरिका ना चाहते हुए भी जंग में कूद पड़ा। ये जापान का पर्ल हार्बर अटैक था, जिस पर ये डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान पर अगर इसराइल ने बड़ा हमला किया तो इन दोनों की फुल फ्लेज वॉर शुरू हो सकती है, और अगर इस जंग में अमेरिका ने शिरकत की तो फिर जंग पूरे रीजन में फैल सकती है और चांसेस हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ अजम्पशन है, ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।